नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। नमस्कार। आज हम भारत और चीन, इन दो बड़ी शक्तियों की सैन्य ताकतों को जरा बारीकी से देखने वाले हैं। हाँ, ये एक ऐसा विषय है जिस पर काफी बात होती है और आंकड़े भी बहुत सारे हैं। बिल्कुल, हमारे पास कई रिसर्च रिपोर्ट्स हैं जो जमीन, हवा, पानी, हर जगह इनकी क्षमताओं की तुलना करती हैं। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की रैंकिंग भी है। चीन नंबर 3, भारत 4। हाँ, लेकिन सवाल यही है कि क्या सिर्फ ये रैंकिंग, ये नंबर पूरी कहानी बताते हैं? यही तो बात है। आंकड़े एक चीज है, पर अनुभव, ट्रेनिंग, भूगोल, ये सब भी बहुत मायने रखते हैं। तो अगली कुछ मिनटों में हम ये सब देखेंगे। जमीन पर संख्या बनाम अनुभव, हवा में टेक्नोलॉजी बनाम ट्रेनिंग, और भूगोल, समुंदर में बढ़ती ताकत बनाम रणनीतिक स्थिति। और हाँ, वो शांति की बीमारी वाली बात और भारत का युद्ध अनुभव, ये सब जुड़े हुए मुद्दे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं इस दिलचस्प तुलना को। जमीन से शुरू करें। हाँ, ठीक है। तो जमीन पर आंकड़े देखें तो चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA काफी बड़ी दिखती है, करीब 20 लाख सक्रिय सैनिक। हाँ, 2.03 मिलियन। भारत के करीब 1.45 मिलियन के मुकाबले ये संख्या तो ज्यादा है। और टैंक और तोपें, उनमें भी चीन आगे है शायद। हाँ, टैंक करीब 7,000 चीन के पास, भारत के पास 4,700 के आसपास। तोपें भी चीन की ज्यादा है, 12,000 से ऊपर, भारत की 9,000 से कुछ ज्यादा। ये आंकड़े तो काफी बड़ा अंतर दिखाते तो हैं, लेकिन यहाँ कुछ और बातें भी हैं। जैसे भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी वॉलंटियर सेना है। अच्छा, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हो सकता है कि सैनिकों का मनोबल, उनका प्रोफेशनल रवैया शायद ज्यादा ऊंचा हो। और भारत भी लगातार आधुनिकीकरण कर रहा है। T-90 टैंक, K9 वज्र हॉवित्जर, धनुष तोपें। हाँ, ये नाम तो सुने हैं। और सबसे अहम बात, शायद वो पहाड़ों पर लड़ने का अनुभव। बिल्कुल। सियाचिन 1984 से भारतीय सेना वहां तैनात है, 6,400 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर। सोचकर ही मुश्किल लगता है। हाँ, और कारगिल युद्ध ने ये साबित भी किया कि ये अनुभव कितना कीमती है। चीन के पास इस तरह का अनुभव है क्या, ऊंचाई पर लड़ने का? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका आखिरी बड़ा युद्ध तो, जैसे मैंने कहा, 1979 में वियतनाम से था, और उसमें भी उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं था। और वो शांति की बीमारी वाली बात जो शी जिनपिंग ने खुद कही। हाँ, वो दिखाता है कि लंबे समय से युद्ध न लड़ने का असर उनकी तैयारी पर पड़ सकता है। तो जमीन पर, खासकर मुश्किल पहाड़ी इलाकों में, भारत का अनुभव बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो जमीन पर अनुभव भारी पड़ सकता है। अब हवा की बात करते हैं। वायुसेना, यहां भी संख्या में तो चीन आगे लगता है। करीब 1900 फाइटर जेट्स उनके पास, भारत के 650 के मुकाबले। हाँ, संख्या में तो काफी बड़ा अंतर है। और उनके पास J-20 जैसे आधुनिक स्टील फाइटर भी हैं, H-6 बॉम्बर भी। तो यहाँ भारत कैसे मुकाबला करेगा? देखिए, भारत का जोर गुणवत्ता पर ज्यादा रहा है। राफेल जेट्स आए हैं, Su-30 MKI को अपग्रेड किया गया है, अपना तेजस भी है। राफेल की काफी चर्चा हुई थी। हाँ, और उसकी मीटियोर मिसाइलें बहुत सक्षम है, बियॉन्ड विजुअल रेंज, BVR यानी दुश्मन के विमान को देखने से भी पहले निशाना लगा सकती हैं। ये एक बड़ा फायदा है। और फिर भारतीय पायलटों की ट्रेनिंग और ऊंचाई पर ऑपरेशन का अनुभव, वो यहाँ भी काम आता है। बिल्कुल। और भूगोल भी। भूगोल कैसे? देखिए, भारत के पास LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास कई एयरफील्ड्स हैं जो पूरी तरह तैयार हैं। वो मैदानी इलाकों में या कम ऊंचाई पर हैं। हाँ, अच्छा। जबकि चीन के जो एयरबेस हैं तिब्बत में, वो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर हैं। वहां हवा पतली होती है, तो विमान कम वजन, कम हथियार और ईंधन लेकर ही उड़ पाते हैं। तो उनकी मारक क्षमता कम हो जाती है। हाँ, उनकी रेंज और पेलोड दोनों पर असर पड़ता है। तो संख्या कम होने के बावजूद हवा में भी भारत एक मजबूत टक्कर दे सकता है। दिलचस्प। अब समंदर की ओर चलते हैं। नौसेना, यहाँ तो चीन की बहुत बड़ी नेवी की बातें होती हैं। हाँ, जहाजों की गिनती के हिसाब से तो वो दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बन गए हैं। 370 से ज्यादा युद्धपोत। 370। और एयरक्राफ्ट कैरियर भी उनके पास 3 है अब, और पनडुब्बियां भी करीब 80 हैं। भारत के पास इसके मुकाबले क्या है? भारत के पास करीब 150 प्रमुख युद्धपोत हैं, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत, और करीब 17 पनडुब्बियां, जिनमें परमाणु पनडुब्बी अरिहंत भी शामिल है। तो संख्या में तो यहाँ भी चीन काफी आगे है। संख्या में हाँ, लेकिन समंदर में, खासकर हिंद महासागर में, भूगोल भारत के पक्ष में है। वो कैसे? भारत की लोकेशन की वजह से। जी हाँ। हिंद महासागर में भारत की जो केंद्रीय स्थिति है, वो उसे एक अनोखा रणनीतिक फायदा देती है।
भारत इस पूरे इलाके का एक तरह से नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। अच्छा। यहाँ से दुनिया के बहुत अहम समुद्री रास्ते गुजरते हैं जिन पर भारत की नजर रहती है और जरूरत पड़ने पर वो उनको कंट्रोल भी कर सकता है। और चीन के लिए ये मलक्का डिलेमा वाली बात है। उनका ज्यादातर तेल और व्यापार मलक्का स्ट्रेट जैसे संकरे रास्तों से होकर गुजरता है, जो भारत के प्रभावित क्षेत्र के पास है। हाँ, या उसके सहयोगी देशों के। तो भले ही चीन की नेवी बड़ी हो रही है, हिंद महासागर में भारत की पकड़ अभी भी बहुत मजबूत है। ठीक है, अब कुछ और जरूरी बातों पर आते हैं। परमाणु हथियार। दोनों देश परमाणु शक्ति हैं। आंकड़े क्या कहते हैं? चीन के पास ज्यादा है शायद। हाँ, अनुमान है कि चीन के पास करीब 410 वॉरहेड है, भारत के पास 170 के आसपास। चीन के पास ICBMs मतलब लंबी दूरी की मिसाइलें भी हैं, जैसे DF-41। भारत की क्या स्थिति है? भारत की नीति नो फर्स्ट यूज की है, मतलब पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन उसके पास एक विश्वसनीय जवाबी हमला करने की क्षमता है। अग्नि मिसाइलें हैं, परमाणु पनडुब्बी से भी हमला करने की क्षमता विकसित की जा रही है। और वो एक फैक्टर जिसकी बात बार बार आती है, युद्ध का अनुभव। हाँ, ये भारत का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट माना जाता है। आज़ादी के बाद से 77 सालों में भारत ने कई युद्ध लड़े हैं, पाकिस्तान के साथ, 1962 में चीन के साथ, फिर आतंकवाद विरोधी अभियान, कारगिल, हाल का बालाकोट स्ट्राइक। अनुभव काफी है। और चीन की PLA ने? उन्होंने 1979 के वियतनाम युद्ध के बाद कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा है। इसे ही पीस डिजीज या शांति की बीमारी कहा गया है। और चीन की सेना में भ्रष्टाचार की खबरें भी थी हाल में। हाँ, कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि मिसाइलों में पानी भर दिया गया था, या मिसाइल साइलों के ढक्कन ठीक से काम नहीं कर रहे थे, और कुछ बड़े जनरलों को भी हटाया गया है। तो इसका असर पड़ता होगा तैयारी पर? बिल्कुल, ये कमांड स्ट्रक्चर को कमजोर कर सकता है और असल युद्ध क्षमता पर सवाल उठाता है। साथ ही PLA में राजनीतिक वफादारी पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, जो शायद युद्ध के मैदान में उतनी कारगर ना हो। लेकिन हमें चीन की ताकतों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उनका रक्षा उद्योग बहुत बड़ा है। हाँ बिल्कुल, टेक्नोलॉजी में भी वो आगे हैं, AI, साइबर स्पेस, और उनका रक्षा बजट बहुत बड़ा है, करीब $255 अरब। भारत का कितना है? भारत का करीब $82 अरब है। तो ये तो काफी बड़ा अंतर है बजट में। है, इसीलिए भारत के लिए जरूरी है कि वो अपना रक्षा खर्च बढ़ाएं। GDP का शायद 2.4% से ज्यादा मेक इन इंडिया पर और जोर दें, स्वदेशी उत्पादन पर। हाँ, जो अभी करीब 1.27 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, उसे और तेज करना होगा। वायुसेना को 42 स्क्वाड्रंस तक पहुंचाना, नौसेना को और मजबूत करना, खासकर परमाणु पनडुब्बियां और AI जैसी नई टेक्नोलॉजी को अपनाना बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर काफी मिलीजुली सी है। ऐसा नहीं कह सकते कि एक देश दूसरे से बहुत आगे है। सही कहा, चीन के पास संख्या है, पैसा है, कुछ टेक्नोलॉजी में बढ़त है, लेकिन भारत के पास अनुभव है, एक मजबूत पेशेवर सेना है, मुश्किल भूगोल में लड़ने की क्षमता है, और हिंद महासागर में एक रणनीतिक बढ़त है। हाँ, ये वो चीजें हैं जिन्हें सिर्फ नंबरों में नहीं तौला जा सकता। हिमालय अपने आप में एक बड़ा डिफेंस है। और PLA की अपनी अंदरूनी कमजोरियां भी हैं, जैसे वो शांति की बीमारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे। तो नतीजा यही है कि ये एक काफी करीबी मुकाबला है। भारत की ताकतें कई मामलों में चीन की संख्यात्मक बढ़त को बराबर करती हैं। और आखिर में शायद सबसे अहम बात यह है कि दोनों परमाणु शक्ति हैं। बिल्कुल, इसलिए एक बड़े पारंपरिक युद्ध की संभावना कम ही लगती है। असली मुकाबला शायद टेक्नोलॉजी, आधुनिकीकरण और रणनीतिक प्रभाव बढ़ाने के क्षेत्र में चलता रहेगा। इस गहन चर्चा पर आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। हाँ, अपने विचार साझा करें। और अगर आपको ये बातचीत जानकारी भरी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।